नमस्कार। आज हम एक ऐसे उद्यान विशेषज्ञ के पास हैं जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं और एक अच्छा खासा अनुभव रहा है आपका उद्यान के क्षेत्र में। आज हम आम के पौधे को लगाने का जो समय, कितना समय बचा है अभी, क्या हम इसकी रोपाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और साथ ही इस महीने में किए जाने वाले पौधे का केयर, कैसे उनका केयर किया जाए, कैसे उनकी कटिंग और उनका देखभाल किया जाए, उसमें कौन सी खाद दी जाए कि जिससे हमें अगले वर्ष जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो हम चाहेंगे सर से इन विषयों पे सबसे पहले अभी क्या समय बचा हुआ है आम के पौधे को रोपण करने का, ये जानकारी चाहेंगे किसान भाइयों के लिए। धन्यवाद मंगला जी। जैसा कि अपने जनपद की स्थित है कि हमारा कुछ भूभाग तो अपलैंड है और कुछ लो लैंड है। तो लो लैंड में हम जुलाई अगस्त में प्लांटेशन नहीं कर पाते ड्यू टू पानी भरा रहता है और सारी समस्याएं रहती हैं। और आम का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो ये आपका समुद्र तल से ले करके इसके बाद जो हमारा हाई है कश्मीर तक और घाटियों में हर जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आम आप कहीं भी लगा सकते हैं, हर जगह सूट करता है। लेकिन फिर भी जो सितंबर अक्टूबर का प्लांटेशन है वो अपने आप में काफ़ी अच्छा होता है। और उसके लिए सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना है, इसके बाद तैयारी करनी है। तो तैयारी में गड्ढे खुदान का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम गड्ढे नहीं खोदते हैं और उसका कायदे से भरान नहीं करते हैं, न्यूट्रिशन नहीं डालते हैं, तो आगे चल करके पौधे हमारे चलते नहीं और कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो उन सब से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमारी तैयारी जो है परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट इन द सेंस ये है कि गड्ढे का जो साइज हो वो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा हो। और उसकी जो मिट्टियाँ निकलती हैं उन मिट्टियों में से हम कंकड़ पत्थर और जो कूड़ा कबाड़ है उसको छान लें, और लगभग उतना ही मिट्टी, उतना ही ये FYM कंपोस्ट खाद जो है, गोबर की सड़ी खाद, हाँ, गोबर की सड़ी खाद हम उसमें मिलाएं। आजकल अमूमन गोबर की खाद की बड़ी समस्या हो रही है, तो मार्केट में वर्मी कंपोस्ट हुआ या ये प्रेस कंपोस्ट है मार्केट में आ रहा है, जो कि ये फर्मल्टेटेड रहता है। हाँ, तो उन सब इन दोनों खादों में एक चीज मैं चाहूंगा, इन दोनों खादों में हम जो FYM से कितनी मात्रा कम करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा महंगा पड़ता है। वो 1/4 कर दीजिए। 1/4, हाँ, चौथाई मात्रा आप डालिए, क्योंकि ये सॉलिड होता है और इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो है उसके कंपेरिजन में 4 गुना होती है। तो आप 1/4 कम कर दीजिए मोटा मोटा, तो ये आपको अच्छा रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जब हम गड्ढे का भरान करें तो गड्ढा हमारा 9 इंच अप होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। और वहाँ पे हम कोई स्टिक ले लें, चाहे आपका लकड़ी का बना लें या किसी चीज़ का बना लें, लेकिन वहाँ पे एक अपना मार्क लगा दें जिससे कि गड्ढा हमारा इधर उधर ना होने पाए। और गड्ढा खुदान और भरान के 15 दिन बाद ही हम प्लांटेशन करें। दूसरा एक चीज देखते हैं, जब हमारे उद्यान के पौधे लगाते समय किसान भाई लगाते हैं या फिर जो हमारे जो है शौकीन हैं पेड़ पौधों, तो पौधा लगाते हैं तो मैं देख लेता हूँ गड्ढा खोदा गया है तो ये यहाँ तक तना जो है उसी में मिट्टी में पाट देते हैं गड्ढा करके। वो गलत चीज है। देखिए, इसका ये कॉलर हुआ, ये कॉलर हुआ और ये ज्यादा 9 इंच हुआ। 9 इंच ही ये मिट्टी में जाना चाहिए, जहाँ तक अभी मिट्टी में है उतना ही मिट्टी में रहना चाहिए। ये कॉलर पे ही होना चाहिए। अक्सर मैं देखता हूँ कई जगह है, कई माननीयों को भी या बड़े लोगों को भी प्लांटेशन करते समय देखता हूँ, तो वो देखते हैं कि इतना और जो है मिट्टी में लोग दबा देते हैं। वो स्थिति में मुझे लगता है कि चूंकि तना जो होता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो मिट्टी के लिए फ्रेंडली नहीं होता है। इसके साथ क्योंकि वहाँ पे राटिंग स्टार्ट हो जाता है, मॉइस्चर परसेंटेज बढ़ जाता है। अभी हम आगे महीनों की बात करें सर, तो अभी कितने महीने या कितने समय बचा हुआ है? आप ये देखिए कि अभी आपका ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर का चल रहा है, अक्टूबर, हाँ, फर्स्ट वीक आपका अक्टूबर चल रहा है, तो पूरा अक्टूबर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। ये पूरा महीना है। वीडियो बड़ा ना हो, हम अगला आपसे ये जानकारी चाहेंगे, चूंकि समसामयिक जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे, तो कौन कौन सी अभी आगे हम उसमें सस्य क्रियाएं कहेंगे इसे, कि क्या कटिंग किया जाए, रोगग्रस्त
जो उसमें डालियां हैं, कुछ पत्ते ऐसे हैं, तो कैसे उनका नियंत्रण किया जाए, फिर अगले में उनका पोषण क्या किया जाए? हाँ, तो उसके लिए सबसे मेन चीज है कि और अलसी का तेल तीनों बराबर मात्रा में मिला करके पेस्ट बनाइए। इस पेस्ट को टेक्निकली चौपटिया पेस्ट कहते हैं और इसको आप लगा दीजिए तो इससे किसी भी तरह के ये फंगस का ग्रो नहीं होगा और वो आपका नाइसली बढ़िया चलेगा। और अपने पूरे बाग में इसी समय अक्टूबर में ही हर हालत में ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और एक इंसेक्टिसाइड कोई भी आप मिला लीजिए, उसका स्प्रे बाग में कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि आम वर्गीय पौधों में एक चीज की हमेशा शिकायत बनी रहती है कि गमोसिस होता है और कॉपर एक हाँ हाँ गोद निकलना। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो आपका आम वर्गीय क्या पूरा हमारा हार्टिकल्चर का क्रॉप जितना है, चाहे आपका साइट्रस है, चाहे मैंगो है, चाहे गुआवा है, सबको कॉपर की बहुत जरूरत होती है। और कॉपर का रोल जो होता है वो सेल साफ को बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, मियासिस माइटोसिस होता है तो पौधों की हमारे ये ग्रोथ बढ़ता है। इसलिए हमें एक स्प्रे कॉपर का, एक स्प्रे सल्फर का और एक स्प्रे मैनकोजेब का, तीनों जो है हमारे प्रोटेक्टिव फंजीसाइड हैं, इनका साल में एक बार स्प्रे नितांत आवश्यक है। अगर हम इसके पोषण की बात करें, चूंकि अक्टूबर का महीना जैसा बताया जाता है कि आम में खाद को देने का सबसे अच्छा समय होता है, तो अक्टूबर में कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में पौधों के आयु वर्ग के हिसाब से कितना किसान भाई दे, जिससे उनका आने वाले पौधों में समय में अच्छा प्रोडक्शन मिले? पौधों में जब पोषण की बात आती है तो सबसे पहले एक इनका 0 वर्ष होता है, जिस साल लगाया जाता है उसके 1 साल तक हम कोई भी रासायनिक खाद नहीं देते, केवल गोबर की सड़ी खाद दे करके छोड़ देते हैं। अगर कोई इंसेक्ट का है तो कोई इंसेक्टिसाइड यूज किए, अदरवाइज कुछ नहीं करते हैं। 1 साल के बाद 100 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 100 ग्राम पोटास ईयर टू ईयर इसी क्रम में बढ़ाते जाते हैं। और 10 साल में इनका 1 किलो नाइट्रोजन, 1.5 किलो ये फास्फोरस और 1 किलो पोटास बन जाता है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। और फिलर के रूप में प्रयोग करने के लिए हमारे पास यूरिया हुआ सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास के रूप में देना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट का हम वकालत इसलिए कर रहे हैं कि इसमें ऑलरेडी सल्फर होता है और सल्फर जो है बहुत काम करता है, कैल्शियम होता है, इसलिए इसका हमारे लिए किसान भाइयों के लिए सस्ता भी पड़ता है, अच्छा भी पड़ता है। और इसको किसान भाइयों के लिए मैं एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो आपके द्वारा बताया गया 100 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास, ये हमारा 100 ग्राम पोटास, 100 ग्राम पोटास। तो इसमें जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा, जैसे नाइट्रोजन हमें यूरिया से 46% मिलता है, तो केवल 100 ग्राम हमें यूरिया नहीं देना है, तो आपका 46% ही माना उसमें 2.2 का गुणा कर देंगे, कन्वर्जन फैक्टर है, तो आपका पूरा यूरिया की मात्रा आ जाएगी। फास्फोरस का निकालना है, पोटास मान लीजिए म्यूरेट ऑफ पोटास में हमारा 50% पोटास पाया जाता है, तो उसकी जगह 100 ग्राम की जगह हम उसको 100 ग्राम जो बताया गया तो तुम 200 ग्राम दे देंगे म्यूरेट ऑफ पोटास, तो हमारे पोटास की जो है 100 ग्राम की पूर्ति करेगा। तो ये जो है एक्टिव कितना पोटास उसमें पाया जाता है वो यूरिया में जितना पाया जाता है वहां से, और साथ ही साथ फास्फोरस या डीएपी के माध्यम से अगर हम दे रहे हैं, अगर डीएपी के माध्यम पे दे रहे हैं तो जो नाइट्रोजन है उधर पे नाइट्रोजन हम यूरिया से कम कर देंगे। ये आपका काफी अच्छा रहेगा और पौधों की ग्रोथ से चलेगी। और सबसे मेन चीज ये है कि इस समय टेम्परेचर भी है और इनको खुराक मिल जाएगा, तो ये अपना ग्रोथ का काम बढ़िया करेंगे। क्योंकि 15 नवंबर के बाद टेम्परेचर डाउन होने लगता है और आपका ये दिसंबर जनवरी तक डाउन रहता है, फिर 15 फरवरी से टेम्परेचर बढ़ता है, तो फिर हमें दोबारा खाद देने की जरूरत पड़ती है। अगर हम और यही डोज जो है, जो इसका डोज है वो हम साल में 2 बार देते हैं, आधा देंगे सितंबर अक्टूबर में और आधा हम देंगे ये फरवरी और मार्च में। अगर हम इस कीट से रक्षा या फिर कुछ पौधे में जो नए पौधे लगाए जाते हैं उसमें बताते हैं किसान भाई थोड़ा कहीं फंगस की स्थिति आ जाने से पौधे सूखने लगते हैं, उसमें अगर हम बचाव के रूप में क्या चीजें ऐसा करें कि जिससे कीट से भी रक्षा हो जाए और हमारा पौधा किसी रोग से भी बच जाए? देखिए, जब हम जैविक की बात करते हैं तो जैविक में हमारे पास 2 हैं, एक आपका ये ट्राइकोडर्मा विरिडी है या हार्जेनियम है, दोनों में जो भी उपलब्ध हो, या आपका बिवेरिया बेसियाना है। ये
हाँ, ये क्या कहते हैं बायो इंसेक्टिसाइड में, तो इसको हम ये FYM में मिक्स कर लेते हैं। और ये तो एक जामुन की तरह प्रयोग होता है। तो आप समझ लीजिए कि 1 किलो आप बिवेरिया बेसियाना ले लिए, तो उसको 2 कुंटल 3 कुंटल गोबर की खाद में मिला लिए और जितना ज़रूरत हुआ उस हिसाब से यूज करते रहे। या इसी में आप अपना ये मिला लिए, ट्राइकोडर्मा मिला लिए, जैसा यूज करना हुआ वैसा यूज करते रहे। जब अपरिहार्य स्थिति में जहाँ हमारी सैंडी सॉइल में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाती है, तो वहाँ हमको दोनों यूज करना पड़ता है। एक जैविक का भी हम यूज करते हैं, लेकिन जब हमारा सीवियर हो जाता है, ये क्या कहते हैं लॉस परसेंटेज बढ़ जाता है, ज़्यादा टर्माइट्स का प्रकोप होता है, तो क्लोरोपाइरीफास देते हैं। या आपका ये आता है ये पिप्रोनिल। हाँ, पिप्रोनिल आता है। तो पिप्रोनिल का हम 3 किलो बीघा यूज कर देते हैं, या पर प्लांट 50 ग्राम तक यूज करते हैं। मुझे लगता है कि आज हमारे किसान भाइयों को काफी अच्छी जानकारी मिली होगी, क्योंकि अभी आने वाला जो ये समय होता है इसमें हमें पौधों को पोफड़ देना है, कटाई छटाई करनी है, उसका छत्र प्रबंधन जो कैनापी मैनेजमेंट किया जाता है कि ये यहाँ से मान लीजिए काट दिया जाएगा तो किस दिशाओं में कितनी ब्रांचेज निकल गई हैं या कैसे उसको मैनेज करना है, बहुत ही अच्छा समय होता है। आपने बहुत ही सारगर्भित शब्दों में बहुत अच्छी जानकारी दी। जब हम कैनेपी मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो हमारे पास औजार जो होना चाहिए बहुत ही आइसोलेटेड होना चाहिए, स्वच्छ साफ होना चाहिए, और उनका हम यूज करें बहुत नाइसली, और इसके बाद रेगमार कागज से करें और चौपटिया पेस्ट लगाएं। अगर ऐसा करते हैं तो हमें लाभ बहुत बढ़िया मिलेगा, अन्यथा की स्थिति में नुकसान भी हो सकता है। जब भी कटिंग करना है हमें चौपटिया पेस्ट लगाना है या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल अवश्य लगाना है एक बार मार के, ताकि उस पे जो रेशे कम रहे और जिससे हमारा किसी तरह के बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहे। हम बिल्कुल आशा है हमारे किसान भाइयों को ढेर सारी जानकारी मिलेगी, जिनसे उनका आम का आने वाला सीजन होगा, अगर ये चीज फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से उनके उत्पादन में वृद्धि होगी और किसी तरीके से रोग और कीटों से भी रक्षा होगी। धन्यवाद।